जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। दोस्तों, हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रही है टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की, जिसमें आज हमारा है मॉक टेस्ट नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों काइंसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स के टॉप 30 क्वेश्चन में। दोस्तों, काइंसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स के मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में MCQs लेकर आऊँगा, जिसमें से पार्ट 1 हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और ये आपके फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाले क्वेश्चंस हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट होने वाला है। तो चलिए जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट, ठीक है, जो कि होगा काइंसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स पे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बायोमैकेनिक्स का महत्व कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा महत्व, कौन सा इंपॉर्टेंस इसमें से नहीं है, वो हमें पता करना है। विच इज़ नॉट द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स। तकनीक में सुधार, गति की संरचना और गति पर बलों के प्रभाव को समझना, मानव शरीर की फिजियोलॉजी को समझने के लिए, या खेल उपकरणों का सुधार के लिए। ऑप्शंस आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से जवाब देंगे। बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आपका मानव शरीर की फिजियोलॉजी को समझने के लिए, ठीक है, बायोमैकेनिक्स का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी, बाकी इन तीनों के लिए ही आपका ये इस्तेमाल किया जाता है, यह इंपॉर्टेंस होता है इन तीनों चीज़ों के लिए। तकनीकी में सुधार के लिए भी बायोमैकेनिक्स का इस्तेमाल होता है, और आपकी गति की संरचना और गति पर बलों के प्रभाव को समझना भी में भी इसका इंपॉर्टेंस होता है। और हमारे जो स्पोर्ट्स अपैरेटस होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनकी उनको समझने में भी इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है दोस्तों, बायोमैकेनिक्स संबंधित है, बायोमैकेनिक्स डील्स विद द, ठीक है, गति में शामिल मांसपेशियां, मानव शरीर द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों पर बल का प्रभाव, शरीर क्रिया विज्ञान को समझना, और विभिन्न गतियों की समय और दूरी की अवधारणा को समझना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है कि बायोमैकेनिक्स डील विथ, ठीक है, बायोमैकेनिक्स किस चीज़ से संबंधित है पूछा है। ठीक है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, अंजलि से बताएंगे क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन डिफरेंट मूवमेंट्स डन बाय ह्यूमन बॉडी, ठीक है, मानव शरीर द्वारा गति की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों पर बल का प्रभाव। अब देखो दोस्तों, अगर हम बायोमैकेनिक्स को समझें, ठीक है, तो बायोमैकेनिक्स विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है दोस्तों, जो चलती स्थिति में या फिर स्थिर स्थिति में, या फिर स्थिर स्थिति में क्या होता है, जीव पर कार्य करने वाले बलों यानी कि फोर्सेस के प्रभाव से संबंधित होती है। ठीक है, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका मानव शरीर द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों पर बल का प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है मैच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर आपका फ्लेक्शन दिया है, एक्सटेंशन दिया है, अबडक्शन दिया है, एडक्शन दिया है, ये कुछ मूवमेंट्स दी हुई हैं आपके सामने, कुछ गतियों के नाम दिए हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको मैच करना है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलो बताएंगे। फ्लेक्शन का इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो फ्रैक्शन का इसका जो फ्लेक्शन यानी कि फ्लेक्शन का जो इसमें करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका इंक्रीज इन एंगल। ठीक है, इसका फर्स्ट वाला ही सही होगा। एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन में आपका डिक्रीज इन एंगल हो जाता है, एंगल आपका डिक्रीज होता है। ओके, अबडक्शन की बात करें तो अबडक्शन आपका होता है अवे फ्रॉम मिड लाइन ऑफ द बॉडी, शरीर की मध्य रेखा से दूर। ठीक है, और एडक्शन का मतलब टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, शरीर की मध्य रेखा की ओर। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो कूट होगा वो कौन सा सही हो जाएगा, सेकंड वाला। ठीक है, यहाँ पर सेकंड वाला। ओके, ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन नंबर पे जाने से पहले यहाँ पर मूवमेंट्स हम देख लेते हैं दोस्तों। टाइप्स ऑफ मूवमेंट आपकी जो होती हैं वो आपकी फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन और एडक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो फ्लेक्शन में क्या होता है, यहाँ पर क्लियर किया पहले हमने, डिक्रीज इन एंगल। ठीक है, और ये आपका सैजिटल प्लेन और फ्रंटल एक्सिस पे होता है। ठीक है, अबडक्शन की बात करें तो अवे फ्रॉम मिड लाइन ऑफ द बॉडी, फ्रंटल प्लेन सजाइटल एक्सिस पे। ठीक है, एक्सटेंशन की बात करें तो एंगल इंक्रीज होगा सजाइटल और प्लेन, सजाइटल प्लेन और फ्रंटल एक्सिस पे होगा। ठीक है, एडक्शन की बात करें तो टुवर्ड्स मिडल लाइन ऑफ बॉडी और फ्रंटल प्लेन और सजाइटल एक्सिस पे। ओके,
ये एक चार्ट है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आज मैं पिछली वीडियोस की भी और आज की भी पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा मेरे इस वीडियो के, ठीक है, जहाँ से आप टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। पुरानी जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सब की पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल है दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें। चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जब हमारा हाथ हमारी छाती की ओर जाता है तो कोहनी का मोड़ना होता है या कोहनी का मुड़ना होता है। बेंडिंग ऑफ एल्बो व्हेन आवर हैंड इज गोइंग टुवर्ड्स आवर चेस्ट, ठीक है, जब हमारा हाथ हमारी छाती की ओर जाता है और हमारी जो कोहनी मुड़ती है वो क्या होती है? फ्लेक्शन होती है, एक्सटेंशन होती है, अबडक्शन या अडक्शन? चलिए जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, फ्लेक्शन दोस्तों, ठीक है, फ्लेक्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? फ्लेक्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब हम अपने कोहनी के मोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा? एंगल क्या होगा? डिक्रीज होगा दोस्तों, ठीक है, ना कि इंक्रीज होगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्लेक्शन। वहीं अगर कोहनी को फैलाएंगे वापस लेकर आएंगे तो एंगल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, वहाँ एक्सटेंशन हो जाएगा। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लेक्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है दोस्तों, जब हमारा हाथ शरीर से दूर जा रहा हो तो बगल में खुल जाना किसका उदाहरण? अभी समझा दिया उसको, ठीक है, तो ओपनिंग ऑफ हैंड साइड वाइज व्हेन आवर हैंड इज मूविंग अवे फ्रॉम द बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ। जल्दी से बताएंगे, अभी क्लियर किया, क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? अबडक्शन, अडक्शन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन? बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज अबडक्शन, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? अबडक्शन कहलाएगा। ओपनिंग ऑफ हैंड साइड वाइज, ठीक है, क्या कह रहा है? जब हमारा हाथ शरीर से दूर जा रहा हो तो हाथ का बगल में खुल जाना, ठीक है, साइड वाइज बगल में खुल जाने की बात कर रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? अबडक्शन हो जाएगा दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है, लंबी छलांग में कौन सा कानून काम करता है? ठीक है, और इन द लॉन्ग जंप टेक ऑफ विच लॉ वर्क्स? ठीक है, चलो बताओ, लॉन्ग जंप में टेक ऑफ के टाइम पे कौन सा लॉ काम करता है? जब आप छलांग मारने जाते हो ना स्टॉप बोर्ड से, सॉरी स्टॉप बोर्ड क्या बोलते हैं इसको, लॉन्ग जंप में जो यूज़ होता है टेक ऑफ बोर्ड होता है ना, टेक ऑफ बोर्ड पे जब आप पैर रख के अपना टेक ऑफ करते हो तो वहाँ पर कौन सा न्यूटन का लॉ यूज़ होता है? ये सी वाले में आपका थर्ड होगा, ठीक है, सेकंड लिखा है यहाँ पर, थर्ड होगा। चलिए बताइए, यहाँ पर जो दूसरा लिख गया है ये होगा तीसरा। अब बताओ जल्दी से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है, ठीक है, जब भी आप टेक ऑफ बोर्ड पे पैर कस के दबाते हो तो नीचे से टू एवरी एक्शन मेक एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला न्यूटन का लॉ लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, वह बल जो दो वस्तुओं की सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है कहलाता है। द फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स और टेंशन फोर्स। जल्दी से बताएंगे कि वह कौन सा बल है जो दो वस्तुओं की सतहों के बीच एक सापेक्ष गति का विरोध करता है। क्या होगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का? बिल्कुल सही जवाब दैट इज ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि घर्षण बल दोस्तों। ओके, घर्षण बल ही वह बल होता है जो किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की जो सरफेसेस होती हैं उनके बीच एक क्या कर देता है, एक सापेक्ष गति का विरोध करता है, अपोज करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, जब दो वस्तुओं की सतहें एक दूसरे के संपर्क में आती हैं और गति करने लगती हैं लेकिन उनके बीच कोई सापेक्ष गति नहीं होती तो उत्पन्न होने वाले बल को क्या कहा जाता है? द फोर्स प्रोड्यूस व्हेन द सरफेसेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर and tends to move but there is no relative motion between them is known as static friction, sliding friction, rolling और fluid friction। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएंगे भाई। जब सीधी सी बात है, जब कोई सापेक्ष गति नहीं होगी दोनों के बीच में तो कैसा फ्रिक्शन होगा?
बिल्कुल स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, वो एक स्थैतिक घर्षण हो जाएगा। जब उन दोनों के बीच में कोई सापेक्ष गति ही नहीं हो रही है तो वो स्टैटिक ही होगा। ठीक है, स्थैतिक घर्षण या स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है मैच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें दी है, जैसे अबडक्शन दिया है, न्यूटन सेकंड लॉ दिया है, फोर्स दैट अपोजेस मूवमेंट, फ्लेक्शन। अब इसमें क्या क्या चीज़ होती है, अभी कुछ के तो अभी पीछे ही क्वेश्चन में क्लियर किए हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। अबडक्शन का मतलब क्या होता है, अबडक्शन, अबडक्शन का मतलब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, यहाँ पर अबडक्शन की बात करें तो इसका मतलब होता है अवे फ्रॉम मिड लाइन। ठीक है, न्यूटन्स सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन कहलाता है, त्वरण का नियम, है ना। फिर आपका फोर्स दैट अपोजेस मूवमेंट, है ना, जो मूवमेंट के अपोजिट फोर्स लगे वो क्या कहलाएगी, बिल्कुल फ्रिक्शन कहलानी चाहिए। तो क्या होगा, सी का सेकंड, हाँ, फ्रिक्शनल फोर्सेस। और फ्लेक्शन आपका क्या हो गया, इसमें एंगल आपका डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, बी नहीं, ए होना चाहिए, ये नहीं होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अबडक्शन का मतलब अवे फ्रॉम मिडल लाइन हो गया, न्यूटन सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, फोर्स दैट अपोजेस मूवमेंट दैट इज फ्रिक्शन बल। ठीक है, फ्लेक्शन आपका डिक्रीजिंग एंगल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, अगेन मैच ऑफ द फॉलोइंग, मैकेनिकल फ्रिक्शन, लॉ ऑफ इनर्शिया, टेक ऑफ, हाई जंप और एक्सटेंशन। इतनी चीज़ें दी हैं, इससे रिलेटेड आपके सामने कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इसको आपको मैच करना है। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे। चलिए, फ्रिक्शन, मैकेनिकल फ्रिक्शन का संबंध इन चारों में से किस में से होगा, मैकेनिकल फ्रिक्शन। तो मैकेनिकल फ्रिक्शन का जो संबंध होगा दोस्तों वो किससे होगा, आपके सेकंड से। ऑब्जेक्ट और सॉलिड कम्स इन कॉन्टैक्ट, वस्तु ठोस होती है जब अनुबंध में आती है। ठीक है, वहीं लॉ ऑफ इनर्शिया की बात करें तो लॉ ऑफ इनर्शिया दैट इज थिंग्स रिमेन ऑन इट्स पोजीशन। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब क्या होता है, जब चीज़ें अपनी स्थिति में रहेगी, लॉ ऑफ इनर्शिया ही कहलाता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है जो है ना। टेक ऑफ, हाई जंप की बात करें तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हाई जंप में भी टेक ऑफ की बात कर रहा है, जब आप ज़मीन से जंप करते हो तो ज़मीन पे भी तो न्यूटन का थर्ड लॉ आपका लगता है ना, रिएक्शन होता है वहाँ से, तो यहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा। एक्सटेंशन मतलब होता है इंक्रीज़ हो रहा है एंगल, आपका कोड में वृद्धि हो रही है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम्स में। नेक्स्ट प्रॉपरली आपका बायोमैकेनिक्स और कांसोलॉजी से रिलेटेड है, और 30 क्वेश्चन के बाद जो अगले 30 क्वेश्चन है वो भी बहुत बेहतरीन आएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है, शरीर में शुद्ध रक्त संचार की मुख्य धमनी कौन सी है। एक दो क्वेश्चन आपके शायद एनाटॉमी फिजियोलॉजी से भी आ गए, बट कोई नहीं, इसको भी क्लियर करते हैं। विच इज़ द मेन आर्टरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ प्योर ब्लड टू द बॉडी। शरीर में शुद्ध रक्त का संचार करने वाली धमनी कौन सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी के आंसर आने चाहिए। जल्दी से बताएंगे, पल्मोनरी, एरोटा, ट्रैकिया, सार्कोलेमा। बिल्कुल करेक्ट आंसर, दैट इज एरोटा, महाधमनी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है, तीव्र चिकोटी रेशे किस रंग के होते हैं, यानी कि हिंदी इंग्लिश में आप देखिए क्लियर हो जाएगा, फास्ट ट्विच मसल फाइबर। ठीक है, तीव्र स्फुरण तंतु बोलते हैं जिसको। और विच ऑफ कलर, आर ऑफ विच कलर, किस कलर के होते हैं फास्ट ट्विच मसल फाइबर, वाइट, रेड, ब्लू, स्किन। तो ये तो होता ही नहीं है ब्लू और स्किन, वाइट और रेड मसल फाइबर्स होते हैं। बताओ ए और बी में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 12 का। बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, वाइट मसल फाइबर। ठीक है, फास्ट ट्विच मसल फाइबर आपके वाइट कलर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा, और स्लो ट्विच मसल फाइबर आपके रेड कलर के होते हैं। एक सेकेंड, फास्ट ट्विच मसल फाइबर आपके वाइट कलर के होते हैं। ठीक है, और स्लो ट्विच मसल फाइबर अगर पूछेगा तो वो आपके रेड कलर के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से हृदय का कार्य कौन सा है। विच इज़ द फंक्शन ऑफ हार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, इन चारों में से हार्ट का फंक्शन क्या है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, या ऑल ऑफ द अबव। दिल की धड़कन का विनियमन,
फुफ्फुसी परिसंचरण या प्रणालीगत परिसंचरण। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, हृदय का कार्य में आपका सिस्टमेटिक सर्कुलेशन भी आता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन भी आता है और रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट भी आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा दूसरी हवा का लक्षण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ सेकेंड विंड? ठीक है, सेकेंड विंड का सिम्टम इन चारों में से कौन सा है? फास्टर ब्रीदिंग, सफोकेशन इन चेस्ट, नन ऑफ द अबव और ऑल ऑफ द अबव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। विच वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14? यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि तेजी से सांस लेना और सीने में दम घुटना। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सही होगा इसका। फास्टर ब्रीदिंग और सफोकेशन इन द चेस्ट आपका सेकेंड विंड के सिम्टम्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र का कार्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर, टू प्रोड्यूस साउंड, टू प्रोड्यूस आरबीसी और टू प्रोड्यूस कंट्रोल एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे श्वसन तंत्र का काम इन चारों में से क्या है? रक्तचाप को नियंत्रित करना नहीं होगा, आरबीसी का उत्पादन भी नहीं करता, इसका भी नियंत्रण नहीं करता, ये आपका मेन ध्वनि उत्पन्न करने का काम। इन चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर होगा दैट इज़ टू प्रोड्यूस साउंड। हमारी जो वोकल कॉर्ड होती है वहाँ से साउंड, ये भी हमारा श्वसन तंत्र का ही तो हिस्सा होती है। वोकल कॉर्ड जो होती है हमारी, क्या बोलते हैं उसको? लैरिंग्स या फेरिंग्स। श्वास प्रणाल को लैरिंग्स या फेरिंग्स में से आई थिंक कुछ बोलते हैं। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पार्ट होता है वो। ठीक है, तो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए लैरिंग्स बोलते हैं। जो साउंड बॉक्स होता है उसको लैरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पार्ट होता है जो ध्वनि उत्पन्न करने के काम में आता है, दैट इज़ लैरिंग्स। फेरिंग्स तो आपका ग्रसनी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, स्थैतिक स्थिरता महत्वपूर्ण है। स्टैटिक स्टेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट इन शूटिंग, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जूडो। एकदम एकाग्रता से, स्थिरता के साथ आप कौन सा गेम खेलते हैं? जूडो है, जूडो खेलते हैं? नहीं। वॉलीबॉल नहीं, फुटबॉल नहीं, दैट इज़ शूटिंग। जहाँ ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है? यह शरीर में एक बिंदु है जिसके चारों ओर वजन समान रूप से वितरित होता है। ठीक है, इट इज़ अ पॉइंट इन बॉडी अराउंड विच द वेट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। शरीर का एक ऐसा बिंदु जिसके चारों ओर वजन एक समान रूप से वितरित हो तो वो क्या कहलाएगा? डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर बायंसी कहलाएगा। चलिए इस बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा सही जवाब? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बायोमैकेनिक्स का। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का? बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ हमारी CG। ठीक है, ये CG होती है। जो क्या होता है CG हमारा क्या होता है? शरीर का एक बिंदु होता है जिसके चारों ओर वजन एक समान रूप से वितरित होता है, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण केंद्र दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसमें अधिक स्थिरता होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी? ठीक है, स्पाइकिंग पोजीशन इन वॉलीबॉल, स्पाइकिंग पोजीशन इन वॉलीबॉल, स्टैंडिंग स्टार्ट्स फॉर 1500 मीटर रेस, स्टांस ऑफ ए गोल्फर और टैकलिंग इन फुटबॉल। सबसे ज़्यादा एकाग्रता या स्टेबिलिटी या स्थिरता इन चारों में से किन स्किल्स में होगी? वॉलीबॉल में स्पाइकिंग पोजीशन के लिए पोजीशन होगा ये। ठीक है, फिर 1500 मीटर दौड़ के लिए स्थायी शुरुआत, एक गोल्फ खिलाड़ी का रुख, या फिर फुटबॉल में टैकल करना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। विच वन इज़ द करेक्ट आंसर? सभी के आंसर आने चाहिए, कोई बात नहीं, मत दीजिए आंसर, आप लोग सिर्फ देखिए है ना। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ बिल्कुल सही जवाब है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन सी। ठीक है, स्टांस ऑफ अ गोल्फर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु की गति जितनी अधिक होगी, ठीक है,
अब बताओ, न्यूटन की गति के नियम के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु की गति जितनी अधिक होगी वह उतनी ही लंबी दूरी तय करेगा, या यह बाहरी ताकतों का प्रतिरोध उतनी ही मजबूती से करेगा, या फिर यह उतनी ही तेजी से दी गई गति दूरी तय करेगा, या फिर यह अपनी गति में अधिक स्थिर होगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द ग्रेटर द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the longer distance will it travel, stronger will it resist the external forces, speedier it will cover the given distance, or more stable will it remain on its motion। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी। स्पीडियर इट विल कवर द गिवन डिस्टेंस। ओके, या उतनी ही तेज़ी से दी गई दूरी तय करेगा। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो दोस्तों, न्यूटन का गति का जो दूसरा नियम है ना, सेकंड लॉ, उसके अनुसार क्या होता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला जो बढ़ा हुआ बल होता है, ठीक है, वह उस वस्तु में अधिक त्वरण का कारण बन जाता है। जब ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, ज़्यादा त्वरण होगा, तो जाहिर सी बात है आपकी स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ज़्यादा स्पीड होगी तो क्या होगा, आप तेज़ी के साथ डिस्टेंस को ट्रैवल करोगे, तय कर पाओगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। 20वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले बाहरी बल के कारण होने वाले त्वरण को तकनीकी रूप से उस वस्तु में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज टेक्निकली डिफाइंड एज द चेंज इन दैट ऑब्जेक्ट्स लोकेशन, डायरेक्शन, वेलोसिटी या फिर मूवमेंट। क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बताएंगे। ये डेफिनेशन है एक्चुअली में, किसकी डेफिनेशन है, लोकेशन की, डायरेक्शन की, वेलोसिटी की या मूवमेंट की। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा वेग, यानी कि वेलोसिटी की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो एग्जैक्ट यही डेफिनेशन है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एक्सेलरेशन ड्यू टू एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज टेक्निकली डिफाइंड एज द चेंज इन दैट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है लीवर के 3 मूल घटक कौन है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए बताइए। द 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लीवर आर, ठीक है, मास, वेट, वेलोसिटी, फोर्स, फुलक्रम, लोड, फुलक्रम, रेजिस्टेंस, एफर्ट, या फिर बोथ बी एंड सी। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर। सभी के जवाब आने चाहिए यार इस क्वेश्चन पे, जल्दी बताएंगे। ये नॉर्मल क्वेश्चंस आपसे पुटअप होते हैं, बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं घुसेड़ के नहीं आएंगे आपके पेपर में, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर, बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दैट इज ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, फोर्स, फुलक्रम एंड लोड। ठीक है, बल, आधार और भार, ये चीज़ें आपके लीवर के मुख्य 3 घटक होते हैं। इसी के हिसाब से आपका फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास लीवर डिवाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब यहाँ पर एक सामने आपको एक डायग्राम दिख रहा है ना, ये चित्र दिख रहा है आपको। ठीक है, एक बच्चा बैठा हुआ है, इधर सेब रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये है। अब चित्र में किस प्रकार का लीवर दर्शाया गया है, व्हाट टाइप ऑफ अ लीवर इज डिपिक्टेड इन द पिक्चर, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर या नन ऑफ दी अबव। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा करेक्ट आंसर। 22 का बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, क्या होगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 23, पुशअप किसका उदाहरण है। पुशअप्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रतिक्रिया का नियम, जड़ता का नियम, परिणामी बल या फिर प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ इनर्शिया, रिजल्टेंट फोर्स और लॉ ऑफ इफेक्ट। पुशअप्स, जो हम पुशअप्स करते हैं ज़मीन पर, चेस्ट को नीचे ले आते हैं, फिर अप होता है, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पर किस नियम के तहत आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ प्रतिक्रिया का नियम। लॉ ऑफ न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा दोस्तों, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, पुशअप्स के अंदर आपका हमेशा न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका प्रतिक्रिया नियम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर
24, मानव शरीर में लीवर का सबसे सामान्य वर्ग कौन सा है? लो आ गया फिर से एक इंपॉर्टेंट और आसान सा क्वेश्चन, सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर, कई बार क्वेश्चन पे पेपर में पूछा गया है ये। इन द ह्यूमन बॉडी मोस्ट कॉमन क्लास ऑफ लीवर, ये क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में। एस्टेट में तो खासकर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एस्टेट के अंदर बायोमैकेनिक्स जैसे क्वेश्चन या काइनेमेटिक्स या फिर काइंसोलॉजी ना, इनसे बहुत ही हल्के इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे ज़्यादा पाया जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर किस प्रकार का लीवर? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास या नन ऑफ दिस? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ थर्ड क्लास लीवर। ठीक है, तीसरे क्लास का लीवर ज़्यादातर बॉडी में कॉमनली पाया जाता है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? निम्नलिखित खेलों में से किस खेल में घर्षण सबसे कम होता है? ठीक है, और अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स विच डज फ्रिक्शन प्लेस द लीस्ट इम्पॉर्टेंट रोल, मतलब एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में अगर देखा जाए तो इन चारों खेल में से सबसे कम घर्षण किस में होगा? कार रेस में, फुटबॉल में, हॉकी में या फिर आइस हॉकी में? अब कार रेस में तो फ्रिक्शन होगा ही, रोड कैसी होती, खुरदुरी टाइप की होती है। फुटबॉल में ग्राउंड में भी अच्छा खासा फ्रिक्शन मिलता है, हॉकी खेलते वक्त भी टर्फ में अच्छा खासा फ्रिक्शन मिलता है ना। बच गया हमारा आइस स्केटिंग, तो यहीं पर सबसे कम फ्रिक्शन होगा, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ आइस स्केटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। साइकिल चालक अक्सर कैलिब्रेशन को कम करने के लिए सुव्यवस्थित हेलमेट और विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए कपड़े पहनते हैं। ठीक है, साइक्लिस्ट ऑफन वियर्स इस स्ट्रीमलाइंड हेलमेट्स एंड स्पेशली डिज़ाइंड क्लॉथिंग टू रिड्यूस कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन को कम करने के लिए वो स्पेशल टाइप की उनकी ड्रेसेस होती हैं, हेलमेट होता है, वो किस में आता है आपका? फ्लड फ्रिक्शन में आता है, रोलिंग फ्रिक्शन को कम करने के लिए, या फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कम करने के लिए, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या होगा सही जवाब? चलिए जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन में आपका देखो दोस्तों, यहाँ पर आपकी स्केटिंग भी आ जाती है, ठीक है, और आपका साइकिलिंग भी आ जाती है। एक्चुअल होता क्या है इसमें, जो हमारी ड्रेसेस बनती हैं उन खिलाड़ियों की, वो प्रॉपरली स्पेशली डिज़ाइंड होती हैं आपकी किस चीज़ को कम करने के लिए? ड्रैग को कम करने के लिए, ड्रैग को रिड्यूस करने के लिए उनका बनावट ऐसी होती है। ठीक है, और जहाँ ड्रैग को रिड्यूस करने की बात आएगी वो हमेशा आपके रोलिंग फ्रिक्शन के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने क्या कह रहा है? प्रक्षेप की गति के दो अलग घटकों के एक साथ घटित होने के कारण होती है, वे है। क्या कह रहा है? प्रक्षेप की गति के दो अलग अलग घटकों के एक साथ घटित होने के कारण जो होती है वो क्या कहलाती है? ऊर्ध्वाधर एक साथ, क्षैतिज के साथ, या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज ड्यू टू टू सेपरेट्स सिमिल्टेनियसली अकरिंग कंपोनेंट्स ऑफ मोशन एंड दे आर वन along the vertical, one along the horizontal, both A and B, और D none of these। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। ये आपका वन अलोंग हॉरिजेंटल और वन अलोंग वर्टिकल होता है। ठीक है, इसी के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 28, डिस्कस के विमोचन के समय, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिलीज डिस्कस, जब आप डिस्कस रिलीज कर रहे हैं तो उस समय क्या होगा? केंद्रीय बल केंद्र प्रसारक बल से अधिक है, केंद्र प्रसारक बल अभिकेंद्रीय बल से अधिक होता है, अभिकेंद्रीय और केंद्र प्रसारक बल शून्य हो जाते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सेंट्रल फोर्सेस इज मोर देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज मोर देन सेंट्रीपीटल फोर्स, और सेंट्रीपीटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिकम जीरो। क्या होगा करेक्ट आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का? जब भी आपका डिस्कस क्या होगा? रिलीज होगा, तो उस समय क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज मोर देन सेंट्रीपिटल फोर्स। आपकी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स से क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, केंद्र प्रसारक बल अभिकेंद्रीय बल से अधिक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29
आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, वे मांसपेशियां जो जोड़ को मोड़ने का कारण बनती है कहलाती हैं। मसल्स विच कॉज द जॉइंट टू बेंड आर कॉल्ड। वो कौन सी मसल्स हैं जो जॉइंट्स के मोड़ने का कारण बनती हैं दोस्तों? एक्सटेंसर्स कहलाएंगी, अबडक्टर्स कहलाएंगी, फ्लेक्सर्स या फिर अडक्टर्स, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? जो जॉइंट को मोड़ने का अगर रीज़न बनती हैं, कारण बनती हैं, क्या कहलाती हैं? बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। वो कहलाती हैं हमारी अबडक्टर्स कहलाती हैं दोस्तों। ठीक है, क्या कहलाती हैं? अबडक्टर्स कहलाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 30। प्रक्षेप की उड़ान की ऊंचाई एवं समय निर्भर करता है। द हाइट एंड टाइम ऑफ द फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड ओनली ऑन। ठीक है, प्रक्षेप की उड़ान की ऊंचाई एवं समय किस पर निर्भर करता है दोस्तों? प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर वेग, रिलीज का कोड, सापेक्ष ऊंचाई या फिर उपरोक्त सभी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, एंगल ऑफ रिलीज, रिलेटिव हाइट और ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा, ये तीनों ही इसके करेक्ट आंसर होंगे दोस्तों। ठीक है, आपका इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, एंगल ऑफ रिलीज और रिलेटिव हाइट, ये तीनों ही चीज़ें मैटर करती हैं प्रक्षेप की उड़ान की ऊंचाई एवं समय के लिए। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको आज की ये टेस्ट सीरीज़ पसंद आई होगी और इसका सेकंड पार्ट भी आपको कल मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन सीरीज़ आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड करना चाहता हूँ मैं फिज़िकल एजुकेशन की, क्योंकि मेरा मकसद है कुछ बेहतर और कुछ बड़ा करने का। ठीक है, लेकिन जब आप लोगों का साथ और सपोर्ट होगा तो बिल्कुल होगा। मार्च तक में मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक बढ़िया सा बेहतरीन सिस्टम आपके सामने लाऊँ। ठीक है, सामने से कुछ थ्योरी की क्लासेस भी चले, ऑब्जेक्टिव जैसे ही चल रही है वैसे चलती रहेगी, साथ में थ्योरी की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो डिजिटल बोर्ड के साथ आने की मेरी पूरी संभावना है। मार्च के ख़त्म होते होते मैं आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आप लोगों के सहयोग और सपोर्ट की ज़रूरत होगी। जब तक एक बेहतरीन कम्युनिटी नहीं होगी ना, तो फिर ये चीज़ करने में मज़ा नहीं आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को कनेक्ट करें चैनल के साथ। ठीक है, और चलिए ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।